गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर्स में E1 एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस किया था। हम इस लेक्चर में E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? E2 एलिमिनेशन रिएक्शन वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जिसमें हमारा किसी भी मॉलिक्यूल से दो सब्स्टिट्यूएंट एक साथ एक ही स्टेप में एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है, जिसमें E जो है आपको जैसे पता है कि E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन एंड 2 स्टैंड फॉर बाईमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ठीक है, बिकॉज इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द सब्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज द अल्काइल हैलाइड एंड द न्यूक्लियोफिलिक बेस। मतलब इसमें जो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा अल्काइल हैलाइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक बेस है इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफिलिक बेस। जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि कितने स्टेप की रिएक्शन होती है। दोस्तों, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन ये हमारी 1 स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन होती है जिसमें कि हमारा डिहाइड्रोजिनेशन एंड डिहैलोजिनेशन ये हमारा सिंगल स्टेप मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ठीक है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की मेजर रिक्वायरमेंट क्या है? E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की मेजर रिक्वायरमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हमें रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस की अवेलेबिलिटी करानी पड़ेगी। और कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज़ कर सकते हैं E2 एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए? जैसे कि एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एमाइड या एमोनिया। ठीक है, बिकॉज ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये हमारे हाइड्रोजन को, वीकली एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करने में सहायता करेंगे। जितने ज़्यादा हमारा वीक बेस, जितना ज़्यादा हमारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा और उतने ही ईजिली हमारा जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो रिमूव कर सकता है मॉलिक्यूल से, जिससे कि जिस रिमूव होने के बाद जो हमें एक अपना जो एंड प्रोडक्ट है जो कि हमारा एल्कीन है वो हमें मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ द E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की क्या मैकेनिज्म है। ये जो सिंगल स्टेप में डीप्रोटोनेशन हो रहा है और डीहाइलोजिनेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो जैसे कि आपको एक बता दें कि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में, ठीक है, तो जिस कार्बन आइटम पे हैलाइड ग्रुप अटैच होता है उसके जो नेक्स्ट कार्बन आइटम होगा हमें डीप्रोटोनेशन वहीं से करना है। मतलब कि हमें उस कार्बन आइटम से हमें हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव करेंगे जो कि हैलाइड ग्रुप कंटेनिंग कार्बन आइटम के जस्ट नेक्स्ट होगा। उससे क्या होगा कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन है जो हमारा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में शेयर किया हुआ है, जब हम डीप्रोटोनेशन करेंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कहाँ हो जाएगा? वो कार्बन और हैलाइड ग्रुप के बीच में आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हैलाइड ग्रुप है वो अपना इलेक्ट्रॉन या ऐसे बोले कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा और इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे डीहैलोजिनेशन, जिसकी वजह से डीहैलोजिनेशन होगा। मतलब हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब जो हमारा प्रोटॉन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब हमारे कार्बन पे क्या हुआ कि हमारे पास जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वैलेंसी पूरी करने के लिए वो जो कार्बन है वहाँ पर वो डबल बॉन्ड बना लेगा प्रोडक्ट में, एंड प्रोडक्ट में। तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम बोलेंगे कि रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन एंड हैलाइड आयन इज रिफर्ड टू एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, ये आप देखिएगा ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस का जो OH है, जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक बेस है OH-, ये किस पे अटैक कर रहा है? वो उस हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है जो हैलाइड कंटेनिंग कार्बन के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पर है। ठीक है, ये जो हमारा 2-ब्रोमोब्यूटेन है इसमें हैलाइड जो स्ट्रॉन्ग बेस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ अटैक कर रहा है? वो हमारा उस हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है जो हमारा ब्रोमीन कंटेनिंग कार्बन है या हैलाइड ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है उसके जस्ट नेक्स्ट है। ठीक है, जो हमारा बेस हम क्या यूज़ कर रहे हैं ये हमारा अल्कोहलिक KOH है और ये फास्ट रिएक्शन है, ये भी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है और इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जब ये हमारा बेस जब ये अटैक कर रहा है तो ये अटैक करने के बाद क्या हुआ कि इसने यहाँ से ये प्रोटॉन हटा लिया। ठीक, ये प्रोटॉन हटाने के बाद क्या हुआ कि उस कार्बन पे जो प्रोटॉन है, ठीक है, ये जो इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखा था वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? वो उस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा जो कार्बन और हाइड्रोजन ग्रुप के बीच में है। ठीक है,
उससे क्या होगा कि जो हमारा ब्रोमीन है या जो हैलाइड ग्रुप है वो अपना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, ठीक है, मतलब डीहैलोजिनेशन हो जाएगा। तो उससे क्या स्थिति होगी कि उसके बाद जो है हमारे पास जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमारा कार्बन पर आया था, ठीक है, वो क्या करेगा, वो हमारा डबल बॉन्ड बना लेगा। डबल बॉन्ड बनाने से दो तरीके से बनाएगा। एक डबल बॉन्ड वो बनेगा जो हमारा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा, और एक दूसरा होगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। जो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाएगा, जिसको हम 1 ब्यूटीन के फॉर्म में मिलेगा, वो 20% होगा। और दूसरा जो हमारा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, जो ट्यूब्यूटीन इन द फॉर्म 2 ब्यूटीन है, जो 80% कॉन्सेंट्रेशन में मिलेगा, वो हमारा सेडजेफ प्रोडक्ट कहलाएगा, जिसको हम, और ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा सिस और ट्रांस आइसोमर के फॉर्म में फॉर्म होगा। मतलब ये जो हमारा 2 ब्यूटीन मिलेगा ये हमारा सिस और ट्रांस आइसोमर की तरह रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये जो अब जो सेडजेफ प्रोडक्ट है, सेडजेफ प्रोडक्ट कैसे बनेगा, सेडजेफ प्रोडक्ट सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। इसको हम दूसरे नाम से भी बोला जाता है जेडजेफ, जेडजेफ प्रोडक्ट या जेडजेफ रूल। तो इस रूल के, ये रूल क्या कहता है कि हमारा यदि एक अल्कीन फॉर्मेशन के दौरान हम, ठीक है, जब हम अल्कीन फॉर्मेशन हो रहा है तो जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड, द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो बनेगा वो वही हमारा एल्कीन होगा, और वही प्रेफरेंशियल प्रोडक्ट होगा, एंड वही सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। जो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे होफमान प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा और लेस कॉन्सेंट्रेशन में बनेगा, ठीक है। अब ये देखिएगा, इसमें है द कार्बन बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन इज द अल्फा कार्बन एटम, मतलब जिस कार्बन एटम से हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होगा उसको हम अल्फा कार्बन एटम बोलेंगे। एंड जिस कार्बन एटम पे जो कार्बन एटम अल्फा कार्बन एटम के नेक्स्ट होगा उसको हम बीटा कार्बन एटम बोलेंगे। उसी तरह अल्फा कार्बन पे जो अटैच हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, और जो हाइड्रोजन बीटा कार्बन एटम से अटैच होगा उसको हम बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, जो प्रोटॉन का हमारा रिमूवल है फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम से क्योंकि रिमूव हो रहा है, तो इस E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यदि आपके पेपर में आता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तब आपको E2 एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में लिखना है, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सिमिलर थिंग्स, एक ही चीज़ है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम डिस्कस करेंगे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की काइनेटिक्स को। जो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है ये हमारे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, क्योंकि इसमें एक ही स्टेप में हमारे दो सब्स्टिट्यूएंट्स, अल्काइल हैलाइड, जो अल्काइल हैलाइड का हैलाइड ग्रुप है, और जो हमारा डीप्रोटोनेशन है, जो प्रोटॉन ग्रुप, प्रोटॉन पार्ट है, वो दोनों एक ही स्टेप में एलिमिनेट हो जा रहा है। इसलिए इसे हमें बाईमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस जब हम यूज़ करते हैं तो ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और ये इसका फास्टर रेट पे ही होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हम क्या यूज़ करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस हमारा अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, अमोनिया भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसके ग्राफ पर नज़र डालिएगा, इस ग्राफ पे देखिएगा ये रिएक्शन कैसे प्रोग्रेस हो रही है, ये रिएक्शन कैसे आगे बढ़ रही है। क्योंकि आप नीचे देख रहे हैं इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सबस्ट्रेट जो कि हमारा लीविंग ग्रुप है, यानी हैलाइड पार्ट ऑफ द अल्काइल हैलाइड एंड द न्यूक्लियोफिलिक बेस, जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस जो हम यूज़ कर रहे हैं एज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसमें जो ग्राफ आप देख रहे हैं कि जो 2 ब्रोमोब्यूटेन है, 2 ब्रोमोब्यूटेन में एक स्टेज पे जब जाने के बाद ये डीहैलोजिनेशन और डीब्रोमोनेशन ये दोनों एक ही स्टेप में हो रहा है, और ये हमें 2 प्रोडक्ट डायरेक्टली दे रहे हैं, 2 ब्यूटेन दे रहे हैं और एक 1 ब्यूटेन दे रहा है। जो 2 ब्यूटेन है ये, इसको आपने पहले क्या देखा था, ये सेडजेफ प्रोडक्ट है, मोर स्टेबल है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मोर क्राउडेड है। और जो हमारा 1 ब्यूटेन है ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस क्राउडेड है, लेस स्टेबल है, और इसको हम क्या बोलेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। ये आगे आप देखिएगा, ये क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के क्या हमारा कांस्टेंट है, ब्रैकेट में सबस्ट्रेट जो कि Lg है, Lg लिविंग ग्रुप हो गया, वो क्या है, हैलाइड ग्रुप ऑफ द अल्काइल हैलाइड, और हमारा बेस आता है क्या, देखिएगा द ट्रांजिशन स्टेट है विच लीड्स टू द एल्कीन formation involves the partial breakdown of the carbon hydrogen and carbon bromine, where is bromine means Lg group, leaving group bonds, and in the partial formation of the double bond
देयर बाई अटेनिंग द स्ट्रक्चर सिमिलर टू द अल्कीन। मतलब ये कि इसमें क्या हो रहा है, जब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हाई टेम्परेचर के साथ में क्या हो रहा है कि जैसे ही हमारा प्रोटॉन रिमूव हो रहा है उस कार्बन आइटम से जो कि हैलाइड ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है उसके नेक्स्ट में, वहाँ से जैसे ही ये हो रहा है तो ये पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हो रहा है कार्बन से, वो इन्होंने कार्बन से प्रोटॉन शिफ्ट कर लिए, रिमूव कर लिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे कार्बन पे वो शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पर। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हाइड्रोजन ग्रुप है वहाँ पे बॉन्ड डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो जो हाइड्रोजन ग्रुप क्या करेगा अपना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लेकर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इजीली रिमूव हो जाएगा। वो जब रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो कार्बन रिएक्टेंट के बीच में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रह जाएगा वो क्या करेगा कि एक डबल बॉन्ड बना लेगा। डबल बॉन्ड वो बनाएगा तो दो तरह से डबल बॉन्ड बनेंगे, एक तो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा और एक लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा एसिड प्रोडक्ट होगा, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो कौन सी ऑर्डर अल्काइल हैलाइड का जो ऑर्डर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसमें सिमिलरली क्या है कि जिसके पास ज़्यादा प्रोटॉन देने की कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल भी वही होगा, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी भी उसकी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन देने की होगी। तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 टर्सरी है, 3 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, तो इसके पास ज़्यादा कैपेसिटी है अपना प्रोटॉन डोनेट करने की, इजीली प्रोटॉन डोनेट करेगा, बहुत ज़्यादा है इसके पास प्रोटॉन, तो ये सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा। देन हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, जैसे हमारा टू ब्रोमो ब्यूटेन हो गया, ठीक है, इसमें 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, सेकंड डिग्री है, 2 डिग्री ऑर्डर है। और जो हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है इसके पास और कम प्रोटॉन है, और भी कम प्रोटॉन है कार्बन से अटैच में नेक्स्ट में हाइड्रोजन ग्रुप से, तो इसलिए इसकी टेंडेंसी और कम हो जाती है अल्काइल हैलाइड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन देने के लिए। ठीक है, अभी हम आगे एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। सेट्जेफ रूल को एक बार अगर डेफिनेशन आपको आती है सेट्जेफ रूल लिखने के लिए तो आप कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ रूल द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक, ऑफ एन अल्काइल हैलाइड can yield more than one alkene. The main alkene is the more substituted alkene. सिंपल सा रूल ये है कि अगर जो सिंपल रूल सेट्जेफ ने ये कहा था कि यदि हमारा किसी अल्काइल हैलाइड से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है तो जो और हमें वो मोर देन वन अल्कीन देगा ही देगा, तो हमारा जो मेन अल्कीन होगा, जो प्रेफरेंशियल प्रोडक्ट होगा, वो अल्कीन होगा जो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। जो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ये अल्कीन होगा वो हमारा प्रेफरेंशियल मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जिसको हम सेट्जेफ प्रोडक्ट बोलेंगे, और एक हम बोलेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो कि हमारा कहलाएगा हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट जो बन रहा है हमारा, क्यों बन रहा है? क्योंकि व्हेन ए प्रोटॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बीटा कार्बन विच हैज़ द फ्यूएस्ट कार्बन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, वो प्रोटॉन उस कार्बन से रिमूव किया जाएगा, उस बीटा कार्बन से रिमूव किया जाएगा जिस कार्बन पे पहले से ही लेस हाइड्रोजन एटम अटैच है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल है 2-क्लोरोपेंटेन में। ठीक है, तो फर्स्ट है बीटा कार्बन हैज़ 3 हाइड्रोजन एंड सेकंड वन हैज़ द 2 हाइड्रोजन एटम, देयरफॉर प्रोटॉन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द कार्बन विद द 2 बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जिस कार्बन आइटम पे हमारा 3 हाइड्रोजन आइटम अटैच है और एक कार्बन आइटम पे हमारा 2 हाइड्रोजन आइटम अटैच है, बट हम उस कार्बन आइटम से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे जिसके पास ऑलरेडी कम हाइड्रोजन आइटम होंगे। ठीक है, जैसे ये 2-क्लोरोपेंटीन है, ये इसको अब हम बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि बीटा हाइड्रोजन आइटम से रिमूव कर रहा है, जो ये CH3 CH2, अब यहाँ पे देखिएगा CHCl है तो उसके बगल में CH2 है, तो यहाँ से इन्होंने रिमूव कर लिया, बीटा कार्बन आइटम है। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन आइटम को रिमूव कर लिया, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन ही बोलता है। तो 2 प्रोडक्ट हमें वो मिल रहे हैं, 2 पेंटीन जो कि हमें 67% है और एक 1 पेंटीन जो कि 33% है। अब ये आपने सोचा कि वहाँ तो हमने 20% देखा, यहाँ 80% देखा और यहाँ पर 33 और 67% देखा, तो वो डिपेंड करता है कि हमारा हाइड्रोजन ग्रुप कौन सा है। अब ब्रोमीन के केस में हमें 20%
वन ब्यूटेन मिला था, बट यहाँ पर हमें 1 पेंटेन जो मिल रहा है 33% मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे E1 एलिमिनेशन रिएक्शन एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में डिफरेंसेस। दोस्तों ये एग्जाम में कभी कभी आपका आ जाता है E1 वर्सेस E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में डिफरेंसेस लिखिए। ठीक है, तो E1 सिंपल सा है, आपने क्या क्या देखा। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है विद फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है बाई मोलिकुलर रिएक्शन ऑर्डर विद सेकंड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है, और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन 1 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में जो क्या है, रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। बट ये देखिएगा आप, E2 एलिमिनेशन में हमने देखा कोई कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, इसलिए कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। चौथा देखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, मतलब 3 डिग्री टर्शरी अल्काइल हैलाइड, देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड देन सेकेंडरी अल्काइल एंड देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो इसी तरह 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन उससे कम स्टेबल होगा, एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन उससे भी कम स्टेबल होगा। बट यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर E2 एलिमिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन। यहाँ पर जो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ये डायरेक्टली एल्कीन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, अब E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको पता है कि हमारे पास या तो बेस होना नहीं चाहिए था, ठीक है, या हमारे पास वीक बेस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी वहाँ पर हम पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है E1 एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। बट E2 एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे तो वही हमारा E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों एक लास्ट डिफरेंस ये है कि E1 एलिमिनेशन रिएक्शन एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सिमिलैरिटी है, ये दोनों ही हाई टेम्परेचर पे होते हैं। ठीक है, चाहे E1 एलिमिनेशन रिएक्शन हो चाहे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हो, ये दोनों ही हाई टेम्परेचर पे होते हैं। ठीक, बट जो हमारा E1 एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसमें जो हमारा हैलोजन ग्रुप का रिमूवल है, ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। whereas in E2 elimination reaction there is no such requirement of rate determining step। ठीक है, आगे लेक्चर में हम कुछ और नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग माई वीडियो।